गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस जीके। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को समझकर आप न केवल अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं बल्कि परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने साइंस के महत्वपूर्ण विषयों से जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के सवाल सेलेक्ट किए हैं जिसमें टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि पिछले एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन कई साल कई बार रिपीट कर करके पूछे गए हैं, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। सही जवाब ऑप्शन डी हीलियम। दोस्तों हीलियम को उत्कृष्ट गैस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इस वजह से यह इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार या दान नहीं करता और अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं करता है। उत्कृष्ट गैस अगर आप समझना चाहें तो उत्कृष्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन भी शामिल है। इन गैसों को भी आप उत्कृष्ट गैस हम लोग कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन होती हैं। ये गैसें बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। उत्कृष्ट गैसों में कोई रासायनिक बंधन नहीं बनता है। उत्कृष्ट गैसों में परमाणुओं के बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न नंबर 2, बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी का परिणाम है? आपके ऑप्शन है ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी थाइमिन, सी पायराडॉक्सिन, सी कोबालामाइन। सही जवाब ऑप्शन बी थाइमिन। दोस्तों बेरी जो रोग है विटामिन बी की कमी से होता है, अब तक हमने ये पढ़ा था। लेकिन बेरी का जो प्रमुख कारण है थाइमिन की कमी वाला आहार है या फिर ऐसी समस्या है जो थायमिन को संसाधित करने की क्षमता को सीमित कर देती है। विकसित देशों में बेरी बहुत दुर्लभ रोग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई पदार्थ जो हर दिन लोग खाते हैं जैसे कि ब्रेड, अनाज, थायमिन से भरपूर होते हैं। तो थायमिन की कमी के कारण जो होता है ये बेरी रोग होता है। बेरी जो है एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन B1 की कमी से होती है जिसे थायमिन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। यह बीमारी अक्सर उन लोगों में होती है जिनका आहार ज़्यादातर सफ़ेद चावल या अत्यधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोग निकोटोनिक एसिड की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है ए एनीमिया, ऑप्शन बी पेलाग्रा, सी डर्मेटाइटिस, डी गंडमाला। सही जवाब ऑप्शन बी पेलाग्रा। दोस्तों निकोटोनिक एसिड या नियासिन, इन दोनों को यानी नियासिन भी कहते हैं निकोटोनिक एसिड को, उसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। यह बीमारी त्वचा, पाचन तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। पेलाग्रा के प्रमुख लक्षणों में मानसिक विकार, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। पेलाग्रा के रोगियों में रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिका दोष की शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों पेलाग्रा होने की जो मुख्य वजह क्या होती है? आहार में नियासिन और ट्रिप्टोफैन की कमी, यानी मक्का को मुख्यतः भोजन के रूप में लेने से पेलाग्रा का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से लोग खाली मक्के का आटा खाते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। या पुरानी शराब की लत, तपेदिक बड़ी आंत का उच्छेदन, इसके कारण भी पेलाग्रा होता है। प्रश्न नंबर 4, मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? आपके ऑप्शन है ए श्वेत पटल, ऑप्शन बी कॉर्निया, सी कोराइड, डी आइरिस। सही जवाब ऑप्शन बी कॉर्निया। दोस्तों कॉर्निया जो है वो आँख का पारदर्शी अंग है जो आँख के अगले हिस्से को ढकता है। यह पुतली, आइरिस और पूर्वकाल कक्ष को शामिल करता है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश को अपवर्तित करना या मोड़ना होता है। कॉर्निया जो है आँख में प्रवेश करने वाले अधिकांश प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कॉर्निया प्रोटीन और कोशिकाओं से बनी होती है।
कार्निया के अंदर जो मुख्य रक्त वाहिकाएं जो होती हैं ना, वो इसमें नहीं होती हैं दोस्तों। कार्निया जो है पदार्थ को आंख में प्रवेश करने से भी रोकता है। कार्निया छोटी मोटी खरोंचों से स्वयं को शीघ्र ठीक कर लेता है। प्रश्न नंबर 5, संचरण स्थिरांक की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है रेडियन मीटर, ऑप्शन बी रेडियन प्रति मीटर, ऑप्शन सी रेडियन प्रति सेकंड, ऑप्शन डी रेडियन प्रति सेंटीमीटर। सही जवाब ऑप्शन बी रेडियन प्रति मीटर। प्रश्न नंबर 6, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, सी चालकता, डी विभवांतर। सही जवाब ऑप्शन डी विभवांतर। दोस्तों, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को वोल्ट मापी से मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट है, जिसे V से दर्शाया जाता है। विभवांतर जो है किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को कहते हैं, इसीलिए हम इसको विभवांतर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। स्थैतिक विद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य की मात्रा आवेश द्वारा चले गए पथ पर निर्भर नहीं करती है। प्रश्न नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके कारण परमाणु कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए उत्तेजना, ऑप्शन बी आयनीकरण, ऑप्शन सी विसरण, डी अपवर्तन। सही जवाब ऑप्शन बी आयनीकरण। प्रश्न नंबर 8, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है ए ऊष्मा छेपी, ऑप्शन बी ऊष्मा शोषी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए ऊष्मा छेपी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त या उत्पन्न होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे ईंधन का दहन, यानी मान लीजिए ईंधन जैसे कि कोई भी चीज़ आप जलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक पे जा रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है तो उसमें पावर जा रही है, आप कहीं दूर मतलब वो मूव कर रहा है, इंजन चल रहा है, डीजल इंजन चलता है, या आप कोई भी लकड़ी आप जला रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, जैसे खाना बन जाता है, या थर्माइट प्रतिक्रिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ज्वलन प्रक्रिया यानी वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ के साथ दहन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है? आपके ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी नीला, सी हरा, डी पीला। सही जवाब ऑप्शन ए लाल। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूरज की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में लाल और बैगनी रंग के प्रकाश को क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। वहीं हरे रंग को क्लोरोफिल परावर्तित कर देता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वॉयलेट रंग सबसे कम अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 400 से 700 nm तक होती है। किसी कण द्वारा अवशोषित प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की ऊर्जा की मात्रा को दर्शाने वाले ग्राफ को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, जिलेटिन एक प्रोटीन है जो डैश से बना होता है। आपके ऑप्शन है ए केराटिन, ऑप्शन बी इलास्टिन, सी कोलेजन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन सी कोलेजन। दोस्तों, जिलेटिन एक रंगहीन प्रोटीन है जिसे कोलेजन नामक एक संयोजी ऊतक से शुद्ध और प्राप्त किया जाता है, जो हड्डियों और जानवरों की खाल या चमड़े से उपलब्ध होता है। प्रश्न नंबर 11, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। आपके ऑप्शन है ए लार ग्रंथियां और अग्नाशय, ऑप्शन बी लार ग्रंथियां और यकृत, ऑप्शन सी यकृत और अग्नाशय, ऑप्शन डी लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय। सही जवाब ऑप्शन डी लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय।
दोस्तों लार ग्रंथियाँ, जिसको हमारी लार ग्रंथियाँ जो हमारे मुंह में मौजूद होती हैं, जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार हमारे भोजन में मिल जाता है। यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, और अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। दोस्तों अग्नाशय, यकृत और लार ग्रंथियाँ जो हैं पाचन तंत्र के सभी सहायक अंग हैं। यह अंग भोजन के यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन दोनों में आवश्यक पदार्थ प्रदान करके पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। लार ग्रंथियाँ लार का स्राव करती हैं जो भोजन को नम करती हैं, और एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 12, फोरामेन मैग्नम एक छिद्र है जो डैश में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है कान, ऑप्शन बी फेफड़ा, सी करधनी, डी खोपड़ी। सही जवाब ऑप्शन डी खोपड़ी। दोस्तों फोरामेन मैग्नम शरीर रचना विज्ञान में खोपड़ी के आधार में खुलने वाला छेद है जो रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ता है। यह खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामेन है जो ओसिसिपिटल हड्डी, यानी खोपड़ी के पीछे और पीछे के आधार को बनाने वाली हड्डी जो होती है उसको हम ओसिसिपिटल हड्डी कहते हैं, उसका हिस्सा है। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए सार्टेरियस मांसपेशी, ऑप्शन बी मैसेटे मांसपेशी, ऑप्शन सी स्टेपीडियस मांसपेशी, ऑप्शन डी ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी। सही जवाब ऑप्शन ए सार्टेरियस मांसपेशी। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है सार्टेरियस मांसपेशी। यह जांघ के अग्रभाग में पाई जाने वाली एक पतली, लंबी और सतही मांसपेशी है। यह जांघ की लंबाई के नीचे चलती है और कूल्हे और घुटने के जोड़ों से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई अक्सर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। यह घुटने और कूल्हे की गति में मदद करती है। प्रश्न नंबर 14, किसी निश्चित समय पर त्वरण को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए औसत त्वरण, ऑप्शन बी तात्क्षणिक त्वरण, ऑप्शन सी परिवर्तनशील त्वरण, डी शून्य त्वरण। सही जवाब ऑप्शन बी तात्क्षणिक त्वरण। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है। आपके ऑप्शन है ए द्रव की प्रकृति, ऑप्शन बी सतह का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए द्रव की प्रकृति। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राशि पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। आपके ऑप्शन है लगाया गया बल, ऑप्शन बी विस्थापन, सी समय, डी उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। सही जवाब ऑप्शन सी समय। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे सोनार का उपयोग करके मापा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, ऑप्शन बी पानी के नीचे वस्तुओं की दिशा, ऑप्शन सी पानी के नीचे की वस्तुओं की गति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सोनार का पूर्ण रूप जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। यह वह तकनीक है जो मार्ग निर्देशन के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करती है, पानी की सतह पर या नीचे वस्तुओं के साथ संचार करती है या वस्तुओं का पता लगाती है। सोनार अक्सर पानी में लक्ष्य वस्तुओं के धात्विक स्थान और प्रतिध्वनि विशेषताओं के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अल्ट्रासोनिक तरंगों को समुद्र के निचले क्षेत्र की ओर भेजता है और समुद्र में किसी भी तरह की वस्तु का पता लगाता है। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सी भौतिक राशि एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। आपके ऑप्शन है ए समय, ऑप्शन बी दूरी, सी कार्य, डी शक्ति। सही जवाब ऑप्शन बी दूरी। दोस्तों एंगस्ट्रॉम लंबाई की एक इकाई है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने में किया जाता है। यह बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम जो है 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई का जो प्रतीक है वो ए जैसा है। ए के ऊपर एक समझ लीजिए एक बिंदु है जो स्वीडिश वर्णमाला का एक अक्षर है। एंगस्ट्रॉम इकाई का नाम स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया है।
प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जानवर में त्वचा श्वसन अंग के रूप में काम करती है? आपके ऑप्शन है ए कॉकरोच, ऑप्शन बी मेंढक, सी व्हेल, डी कुत्ता मछली। आपकी सही जवाब है ऑप्शन बी मेंढक। दोस्तों मेंढक का श्वसन जो है, मेंढक के शरीर पर 3 श्वसन सतहें होती हैं जिनका उपयोग वो अपने आसपास के वातावरण से गैस का आदान प्रदान करने के लिए करता है। त्वचा, फेफड़े और मुंह की परत। पूरी तरह से डूबे रहने पर भी मेंढक की सारी श्वसन क्रिया त्वचा के माध्यम से होती रहती हैं। तो इसलिए मेंढक कई बार आपने देखा होगा पानी में पूरी रूप से डूबा रहता है, फिर भी उसके त्वचा के माध्यम से उसका श्वसन प्रणाली चलता रहता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए कंठमाला, ऑप्शन बी बेरीबेरी, सी क्षय रोग, डी पेचिश। सही जवाब ऑप्शन ए कंठमाला। दोस्तों कंठमाला को हम मम्प्स भी कहते हैं इंग्लिश में। कंठमाला एक संक्रामक वायरल बीमारी है। इससे बुखार, लार ग्रंथियों में सूजन और शरीर के अन्य भागों में भी सूजन हो सकती है। कंठमाला जो है ये एक बहुत ही खतरनाक वायरल रोग है दोस्तों, जो कि ये ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि छींकने खांसने से भी होता है। अगर किसी को एक मान लीजिए संक्रमण है तो अगर वो छींकता है, अगर उसके कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आता है तो उसको भी ये रोग फैल सकता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में मौजूद होता है लेकिन आरएनए में नहीं मौजूद होता है? आपके ऑप्शन है ए थाइमिन, बी एडेनिन, सी साइटोसिन, ऑप्शन डी यूरेसिल। सही जवाब ऑप्शन ए थाइमिन। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही बनाने के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है यीस्ट, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिल्स, ऑप्शन डी कवक। सही जवाब ऑप्शन सी लैक्टोबैसिल्स। दोस्तों दही बनाने में लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस नामक का जीवाणु जिम्मेदार होता है। यह लैक्टोबैसिलस वंश का एक ग्राम धनात्मक जीवाणु है। यह दूध में बहुगुणित होता है और उसे दही में बदल देता है। दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की मदद से सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाते हैं। प्रश्न नंबर 23, पक्षी प्रवास का अध्ययन क्या है? आपके ऑप्शन है ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी नेडोलॉजी, ऑप्शन सी फैनोलॉजी, ऑप्शन डी फ्रेनोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन सी फैनोलॉजी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रेनोलॉजी अलग है और फैनोलॉजी अलग है। दोस्तों पक्षियों के प्रवास का अध्ययन फैनोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का प्रवास नियमित और मौसमी गति है जो मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण की ओर एक उड़ान मार्ग के साथ शुरू होता है। पक्षियों के जो प्रवास है उसके कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है चक्रीय प्रवास। यह प्रवास मौसमी तो होता है लेकिन नियमित अंतराल पर नहीं होता है। अक्षांशीय प्रवास, यह सबसे आम तरह का प्रवास है। यह प्रवास उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ऊर्ध्व प्रवास, यह प्रवास उन पक्षियों द्वारा किया जाता है जो पहाड़ों पर रहते हैं। ये पक्षी बदलते मौसम में निचली ऊंचाई पर गर्म जगहों की ओर जाते हैं। देशांतर प्रवास, यह प्रवास पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। प्रश्न नंबर 24, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वह है? आपके ऑप्शन है ए कोयल, बी गौरैया, सी साइबेरियन क्रेन, डी हमिंग बर्ड। सही जवाब ऑप्शन डी हमिंग बर्ड। दोस्तों हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं। यह पक्षी दुनिया के सबसे छोटे प्रवासी पक्षी होते हैं। यह पक्षी के पंखों का डिज़ाइन अधिकांश अन्य प्रकार के पक्षियों से भिन्न होता है। इन पक्षियों के पंखों का आकार लंबा, संकीर्ण और पतला होता है जो उन्हें हवा के माध्यम से अधिक तेज़ी से और आसानी से गति करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त पंख के उनके कंधे और कोहनी से जुड़कर उनके छोटे शरीर के बहुत करीब हैं, जिससे उनके पंख झुकाव और धुरी प्रदान करते हैं। यही विशेषताएं इन पक्षियों को उड़ान दिशाओं में इस प्रकार बदलने की अनुमति देते हैं जैसे अन्य पक्षी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये पक्षी पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। प्रश्न नंबर 25, इंसुलिन एक प्रकार का डैश है, यानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी प्रोटीन, डी विटामिन।
सही जवाब ऑप्शन ए हार्मोन। दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा बनाए जाने वाला एक हार्मोन होता है। ये अग्नाशय इसको बनाता है। यह रक्त में मौजूद ग्लूकोज को मांसपेशियों, वसा और लीवर की कोशिकाओं में जाने में मदद करता है। कोशिकाएं ग्लूकोज का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए करती हैं, यानी जब आप खाना खाते हैं तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसके जवाब में अग्नाशय इंसुलिन छोड़ता है और रक्त में मौजूद ग्लूकोज को नियंत्रण में रखता है। इंसुलिन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इंसुलिन की कमी से, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग हो जाता है। मधुमेह के इलाज में इंसुलिन थेरेपी अहम हिस्सा, यानी इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है।